देखो बच्चे, यू हैव डन द बेसिक क्वेश्चंस विद मी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। आई थिंक सो आपने न्यूक्लियर रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन किया होगा मेरे साथ, है ना। स्ट्रॉन्शियम वाला क्वेश्चन एक करवाया होगा आई थिंक सो, और वो दूसरे वाले क्वेश्चन करवाए। तो सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। बट जब आप एनसीईआरटी देखते हो, उसके पीछे वाले क्वेश्चन देखते हो, तो क्या देखते हो कि क्वेश्चन कोई सॉल्व ही नहीं हो रहा, उसमें पता ही नहीं चल रहा कैसे हो रहा है ये। उसमें कुछ डाटा वाटा दे दिया होता है टेबल के अंदर, वो समझ नहीं आता। और आज जो मैं तुम्हें करवा रहा हूं, आज और एक लेक्चर इसमें और लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये दोनों। ये बुक्स में एज सच नहीं दिए रहते हैं, ठीक। आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ some first order reactions, some first order reactions। इसको समझने के लिए पहले एक छोटी सी बात का मेरे को जवाब चाहिए। मान लो आपने एक फ्राई पैन में चाय बनानी है। मान लो आपने एक फ्राई पैन में चाय बनानी है। अब चाय बनाने के लिए आपने क्या किया, पहले उसमें पानी डाल दिया, फिर पत्ती डाल दी, फिर आपने चीनी डाल दी, थोड़ी देर बाद दूध डाल दिया, बॉईल कर दिया, चाय बन गई। अब जब चाय बन गई तो एक बात बताओ, उसमें पानी और दूध अलग अलग बता सकते हो कितना है कितना नहीं? कितना पानी है कितना दूध है, कहां पानी है कहां दूध है, बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हो ना। अब जब हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमारे पास इक्वेशन लगती है K is equal to 2.303 अपॉन T log of, यहां तो लिखते हैं A नॉट बाय A, और यहां लिखते हैं A डिवाइडेड बाय A माइनस X, यही लिखते हैं। यानी ये जो होता है हमारे पास, ये इनिशियल कंसंट्रेशन होती है। ये A क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। और ये जो A माइनस एक्स होता है, ये क्या होता है? ये फाइनल कंसंट्रेशन होती है। तो बेटे एक बात बताओ, क्या रिएक्शन में, एक रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, होने के बाद क्या ये बता सकते हो कि उसमें कहां पर रिएक्टेंट है कहां प्रोडक्ट है? टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन हो गया, कुछ रिएक्टेंट रह गए कुछ प्रोडक्ट रह गए, बता सकोगे कितने रिएक्टेंट है कितने प्रोडक्ट है? जबकि यहां पे हमें फाइनल कंसंट्रेशन नहीं, बची हुई कंसंट्रेशन वो भी बतानी, इनिशियल भी बतानी है। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। इसलिए इस इक्वेशन को लगाने के लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत पड़ती है बेटा। मेरी बात समझे कि नहीं? जैसे मान लो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे गैसियस फेस रिएक्शंस। क्या पढ़ेंगे? गैसियस फेस रिएक्शंस। तो पहला टॉपिक है मेरा गैसियस फेज रिएक्शंस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही ये है। गैसियस फेस रिएक्शन में मान लो कोई एक रिएक्शन लेते हैं अपन ने एक रिएक्शन लिया कि A is giving us 2B plus C and this is a gaseous phase reaction and this is a gaseous phase reaction, ठीक है जी। अब बेटा इसमें जो A है वो रिएक्टेंट है। अगर बेटे मान लो इसका K निकालना पड़ता तो मुझे A की इनिशियल कंसंट्रेशन भी चाहिए और आफ्टर टाइम पीरियड आप क्या उसकी बची हुई कंसंट्रेशन भी चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बोलो एक मिक्सचर के अंदर जहां पे A भी है B भी है C भी है, बता सकोगे कहां पे A है कहां B है कहां C है, कितना A है कितना B है कितना C है? क्या ये बता पाओगे? क्योंकि गैसेस एक्वायर एंटायर वॉल्यूम प्रेजेंटेड टू इट। तो A भी सारी जगह, B भी सारी जगह और C भी सारी जगह, और सबने इवनली क्या कर रखा है? मिक्स हो रखा है। हम बता ही नहीं सकते हैं। तो फिर कैसे लगाएं ये इक्वेशन यार? हम कैसे टाइम पीरियड निकालें, कैसे K निकालें? या हमें इसी रिएक्शन का रेट पूछा है एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। बेटा रेट, ये मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की एक्सपेरिमेंटल स्टडी करवा रहा हूं, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक। तो अगर इसका रेट लिखना होता, कल को रेट निकालना होता, तो हम लिखते रेट इज इक्वल टू K इंटू A, इजंट इट? बेटे K पता कहां से चले? K के लिए तो ये निकालना पड़ेगा और उसके लिए इनिशियल फाइनल निकालना पड़ेगा। क्या कर पाओगे?
नहीं कर पाओगे। तो फिर कैसे देखोगे? हम तो इस रिएक्शन में क्या देख सकते हैं, पहले सोचो, हम इस रिएक्शन में क्या देख सकते हैं? हमने इनिशियली ए डाल दिया, उसका पार्शियल प्रेशर देख सकते हैं, वो हमें पता है, यानी इनिशियल हम निकाल सकते हैं, इनिशियल प्रेशर निकाल सकते हैं। बट जब रिएक्शन चल पड़ा उसके बाद हम फाइनल प्रेशर निकाल सकते हैं, है ना बेटा? पर फाइनल प्रेशर तो मिक्सचर का होगा, उसमें ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। हमें सिर्फ यहां पे किसका भरना है? ए का ही पार्शियल प्रेशर भरना है भाई। अब कैसे निकाले उसमें से? सो एक टेढ़ी खीर हो गई। इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी की, प्लीज ध्यान दीजिएगा। हमने ये रिएक्शन लिया कि ए प्लस 2a इज गिविंग अस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सो ए इज गिविंग अस 2b प्लस c, ये एक रिएक्शन था। हमने इनिशियली शुरुआत में इनिशियली इसके प्रेशर को मान लिया पी, इसके प्रेशर को क्या मान लिया? पी। उस समय सिर्फ ए ही था, इनिशियली सिर्फ ए था, तो इसका प्रेशर क्या होगा? 0, और इसका प्रेशर क्या होगा? 0। हमने रिएक्शन को कुछ सेकंड्स के लिए चलने दिया, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड के लिए चलने दिया, 2 मिनट के लिए चलने दिया। उसके बाद हमने प्रेशर फाइंड आउट किया, वो पी फाइनल आ गया। क्या आ गया? पी फाइनल। क्या पी फाइनल सिर्फ ए का प्रेशर है? ये ए, बी और सी सभी का प्रेशर है। तो मुझे ये निकालना है, मैंने सिर्फ इसका प्रेशर निकालना है। तो मैंने मान लिया आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी मैंने इसको मान लिया कि ये प्रेशर पहले पीआई था, उसमें से एक्स चला गया। ये प्रेशर पीआई था, उसमें से एक्स कम हो गया क्योंकि रिएक्ट कर गया। भाई समझ में आई बात? क्लियर? अब ऑब्वियस सी बात है, हमें अगर यहां भरना होगा तो हमें तो यही भरना पड़ेगा, ऊपर पीआई नीचे पीआई माइनस एक्स। तो मेरे को एक्स की वैल्यू चाहिए होगी, है ना भाई? अब ध्यान से देखना, 1 मोल इज गिविंग 1 मोल, 1 मोल इज गिविंग 2 मोल्स, है ना? तो एक्स प्रेशर मस्ट बी गिविंग अस 2x। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है ना बेटे कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जानते हो ना ये? तो P इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, ये भी पता है ना हमारे को। आर टी यानी ये आर गैस कांस्टेंट और टी ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जितनी कंसंट्रेशन चेंज होगी उतना ही तो प्रेशर चेंज होगा, उसके प्रोपोर्शनलिटी में चल सकते हैं हम लोग। इसलिए अगर मैंने बोला 1 मोल 2 मोल दे रहा है, तो अगर इसका एक्स प्रेशर कम हो रहा है तो 2x प्रेशर इसका बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नॉट। क्लियर? ऑन द अदर हैंड 1 मोल 1 मोल दे रहा है, तो x कितने देगा? x ही देगा कि नहीं देगा? ठीक। तो अब बताओ कि फाइनल प्रेशर जो होगा, फाइनल प्रेशर वो किसके बराबर होगा? फाइनल प्रेशर किसके बराबर होगा बोलो? सो फाइनल प्रेशर विल बी पी माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x। सभी के प्रेशर को जोड़ देंगे बेटे हम लोग, है ना जी? ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, बोलो कैंसिल होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो फाइनल प्रेशर यानी P फाइनल जो है वो पी माइनस या प्लस 2x हो जाएगा। बोलो क्लियर और नॉट? अब इसको इधर ले जाते हैं, P फाइनल माइनस पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2x, है ना जी? तो x की वैल्यू क्या आई बेटा? x की वैल्यू क्या आई? P फाइनल माइनस पी डिवाइडेड बाय 2i की नहीं आई? बोलो समझ हुआ कि नहीं आया कि नहीं? आया। अब हम ये जानते थे अगर मुझे ये भरना था, तो मुझे तो ये इसको लिखना चाहिए था k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ p इनिशियल ऑफ a बाय p इनिशियल माइनस x। क्यों जी? यही लिखना चाहिए था ना जी?
हमें तो ये भरना है और हमें ये भरना है, हमें प्रोडक्ट के प्रेशर थोड़ी भरने। रेट प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है क्या? रेट किस पे डिपेंड करती है? रिएक्टेंट पे। तो रिएक्टेंट का ही प्रेशर लिखना था। तो रिएक्टेंट का प्रेशर इनिशियली पीआई था, फाइनली पीआई माइनस एक्स था। एक्स की वैल्यू यहां निकाली हमने, निकाली कि नहीं निकाली? अब निकाली तो इसमें इसको पुट भी कर देते हैं, निकाली फालतू के लिए थोड़ी है। ठीक, तो हमारे पास के किसके बराबर आ गया? 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ पी आई डिवाइडेड बाय पी आई माइनस एक्स की वैल्यू बोलो, पी फाइनल माइनस पी आई डिवाइडेड बाय 2। बोलो क्लियर? नाउ कैन यू सॉल्व दिस? ये 2 इस कैल्शियम आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ पी आई डिवाइडेड बाय 2 PI माइनस पी फाइनल माइनस और माइनस प्लस PI डिवाइडेड बाय 2। बोलो यही होगा कि नहीं होगा? बोलो यही होगा कि नहीं होगा? अगर ये हुआ तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ, ये 2 पर चला गया तो बन गया 2PI डिवाइडेड बाय, बेटा 2PI प्लस PI क्या बन गया? 3PI माइनस क्या? P फाइनल। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे पास ये एक्सप्रेशन हमारे लिए बन गया, क्योंकि हम P फाइनल तो निकाल सकते थे, P इनिशियल तो निकाल सकते थे। हमने P फाइनल और P इनिशियल के टर्म्स में एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं हम टू कैलकुलेट के। बोलो क्लियर और नॉट? अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? ठीक, हाउ वी कैन हैव द क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर। ठीक, कोई भी आपको ऊपर गैसियस फेस रिएक्शन दिया होगा, एक बात समझ लो, इस केस में हर गैसियस एक्सप्रेशन का, हर गैसियस रिएक्शन का अलग एक्सप्रेशन बनेगा। ये तो रिएक्शन देख के हमें पता चलेगा क्या एक्सप्रेशन बन रहा है क्या नहीं। समझ रही है मेरे बात? समझ रहे हैं आप? ठीक, मैं एक और करके दिखा देता हूं, फिर क्वेश्चन पे आता हूं। मान लो अपन एक और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक, और दूसरी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम थोड़ी ऐसी कर देते हैं कि हमने मान लिया यहां पर 2A इज गिविंग मी B एंड C। ये एक एक्सप्रेशन है, 2A इज गिविंग B प्लस C। गैसियस फेस, सब कुछ गैस है बेटे। पेपर में ABC नहीं लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा N2O5 गिविंग अस NO2 प्लस ऑक्सीजन, ऐसे करके कोई दिया होगा। पर मैं तो आपको एक्सप्रेशन बनाना सिखा रहा हूं। अब इनिशियली, बिल्कुल शुरुआत में, इनिशियली बिल्कुल शुरुआत में, इनिशियली इसके प्रेशर को क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? PI, है ना बेटा? और इसका प्रेशर इनिशियली क्या होगा? 0। क्लियर है? अब आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T, यहां 2 मोल लग रहे हैं ना। ठीक, तो हम फ्रैक्शन ना आए उसके लिए 2x माइनस कर देते हैं भाई। फ्रैक्शन ना आए उसके लिए क्या कर देंगे? 2x माइनस कर देंगे। अदरवाइज हम x भी लेंगे तो आगे फ्रैक्शन आ जाएंगे, तो भी सॉल्व होगा, तो भी हमें कुत्ते नहीं काटेंगे, तब भी आसान होगा। क्लियर? बट ये है कि चलो हम अपने आप को इजी करके चलते हैं। तो मैंने मान लिया कि आफ्टर टाइम T यहां PI में से माइनस क्या हुआ बेटे? 2x माइनस हो गया, क्योंकि 2 मोल्स वर रिएक्टिंग, इसलिए मैंने 2x मान लिया। अब जो K तुमने निकालना था, ठीक, K की वैल्यू निकालनी थी 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ, ऊपर क्या लिखना था? PI, नीचे क्या लिखना था? PI माइनस 2x लिखना था। ठीक, तो पहले अपने को x की क्या चाहिए थी? वैल्यू चाहिए थी।
अब देखो भाई 2 मोल आर गिविंग 1 मोल, 2 moles are giving 1 mole, so 2x must be giving us x. 2 moles are giving 1 mole again, so 2x must be giving us x, isn't it? तो टोटल प्रेशर, फाइनल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? फाइनल प्रेशर इन सब का सम होगा कि नहीं होगा? तो फाइनल प्रेशर इज PI माइनस 2x प्लस x। क्यों जी, समझते हो बात को कि नहीं? ठीक, यहां पे क्या आ गया? PI माइनस 2x, x और x, इस सब को सम कर दो। ठीक है जी, कर दोगे, और फिर वहां से x की वैल्यू अगर निकलनी होगी निकाल देंगे। ठीक, अब इसमें अगर मान लो मैं u कर देता तो ज्यादा बढ़िया बनता, ये एक्सप्रेशन अभी सही नहीं बन रहा है। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाता, 2 मोल्स आर गिविंग 2, तो 2 मोल्स आर गिविंग 2, तो यहाँ पे 2x आ जाता है ना बच्चे? क्लियर? अब ऐसे केस में आप क्या करते? इसको क्या कर देते? कैंसिल कर देते भाई। अब ये कैंसिल होता तो P फाइनल हमारे पास क्या आता? P इनिशियल प्लस x। क्यों जी, एम आई राइट? अब इसके हिसाब से अगर मैं x निकालता तो P फाइनल माइनस P इनिशियल, ऐसा ही आ जाता कि नहीं आता? है ना जी? और इस x को वहां पुट कर देंगे तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log of PI divided by PI minus 2 into P final minus PI। क्यों जी, सही कर रहा हूं? तो K किसके बराबर आ जाएगा? 2.303 अपॉन T log of PI डिवाइडेड बाय, बेटे 2 से ये भी मल्टीप्लाई हुआ तो यहां बन गया 3PI माइनस 2P फाइनल। बोलो क्लियर और नॉट? 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां 2PI, वो भी प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं? वो प्लस का, तो इसमें ऐड हो जाएगा 3PI आएगा कि नहीं? सो दिस एक्सप्रेशन इज डिफरेंट, दिस एक्सप्रेशन इज डिफरेंट देन दैट ऑफ प्रीवियस एक्सप्रेशन, इजंट इट? यस सर। तो इसमें हर गैसियस फेस रिएक्शन का एक्सप्रेशन अलग अलग आ सकता है, और पहले तो कंपटीशन में सिर्फ आपको एक्सप्रेशन पूछा जाएगा, रिएक्शन दिया जाएगा, उसका एक्सप्रेशन पूछा जाएगा पहली बार। ठीक है जी, वो आप निकाल सकते हो। अब खास बात देखना जो मैं बताना चाह रहा था, बेटे यहां पे अगर ध्यान दे तो A कितने लिए है? 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होनी चाहिए रिएक्शन की? 2, है ना बेटा? तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होनी चाहिए? क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से देख लेते हो ना, 2 होनी चाहिए। बट हम पढ़ रिएक्शन कौन सा लगा रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर, तो ऑब्वियसली इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर 1 होना चाहिए। अगर कभी ऐसा होता है कि आपका मॉलिक्यूलरिटी अलग हो, ऑर्डर लगा है, तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन या सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो ये जो रिएक्शन हमने पढ़ा वो स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है ये। ठीक है मेरे बच्चों, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। एक तो हमें एक्सप्रेशन बनाने को आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन कैसे होगा? आपको यहां टाइम दिया होगा, टाइम चाहे मिनट्स में दिया होगा, टाइम चाहे सेकंड्स में दिया होगा, ठीक, कुछ भी दिया होगा। मान लो मैंने यहां मिनट्स में दे दिया, इन मिनट्स, ठीक है जी। और यहां पे प्रेशर दिया गया होगा, यहां पे प्रेशर दिया गया होगा जब टाइम 0 था, ठीक है। तो मान लो प्रेशर 12.4 एटमॉस्फेयर दिया है इधर, मान लो। ये एक रॉ डाटा है तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं निकलेगा, वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। वो तो आपको क्वेश्चन दिए हुए होंगे ना, मेरे को सिर्फ कराने का तरीका बताना है। अब आपने आफ्टर 10 मिनट्स देख लिया, ये प्रेशर मान लो 10.2 एटमॉस्फेयर आ गया,
10.2 एटमॉस्फेयर आ गया। आपने 20 मिनट्स बाद देख लिया ये प्रेशर 8.6 एटमॉस्फेयर आ गया। आपने 30 मिनट्स के बाद देख लिया ये प्रेशर हमारे पास मान लो 7.4 एटमॉस्फेयर आ गया। ये डाटा गिवन है और हमसे बोला प्रूव दैट दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोला? प्रूव दैट दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, आप कैसे करोगे? देखो बेटे, जीरो जब समय होगा तो ये आपका पीआई होगा। ये आपका क्या होगा? पीआई। पीआई यही पुट करेंगे अपन इसमें। अब अगर आपने 10 मिनट्स ले लिया, टाइम कितना ले लिया? 10 मिनट्स। ठीक, टाइम कितना ले लिया? 10 मिनट्स। तो ये आपका पी फाइनल होगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा? पी फाइनल एट 10 मिनट्स। ठीक, तो आप यहां 10 पुट करोगे और यहां पी इनिशियल ये है और पी फाइनल ये है, पुट करोगे, के निकाल लोगे एक बार। बोलो क्लियर? फिर आप क्या करोगे? 20 सेकंड का डिफरेंस ले लोगे। 20 सेकंड का डिफरेंस लेके पीआई तो यही रहेगा, इनिशियल प्रेशर तो रहेगा यही, लेकिन फाइनल प्रेशर अब कौन सा हो जाएगा? ये वाला। और टाइम कौन सा लोगे? 20। समझ में आई? ये पी फाइनल आ जाएगा एट 20 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स। तो बेटा 20 मिनट्स यहां पुट कर देना और ये प्रेशर पी फाइनल में पुट कर देना। एक बार फिर के निकालना, फिर एक बार तीसरी बार दोबारा के निकालोगे जिसमें पीआई यही होगा और पी फाइनल ये होगा। टाइम पीरियड कितना होगा? 30। टाइम पीरियड कितना होगा? 30। एक बार फिर के निकाल लोगे। 3 बार के निकाल लिया। जब 3 बार के निकाला, उसकी वैल्यू अगर लगभग सेम आ रही है, मतलब पॉइंट्स का हल्का फुल्का फर्क हो, पर के की वैल्यू लगभग सेम आ रही है, तो आप बोलेंगे दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि के सेम आ रहा है, ये एक्सप्रेशन वर्क कर रहा है इसका मतलब। तो अगर के की वैल्यू सेम आ रही है, ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही है, हल्का सा पॉइंट्स में फर्क हो सकता है बट ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही है, दैट मींस फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इज वैलिड एंड हेंस इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोलो क्लियर हो गया भाई सबको? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ तो नहीं आ गया? जल्दी बोलो, शाबाश। तो ऐसे करके बेटे बड़ी आराम से आप ये वैल्यूज निकाल के पुट करके आराम से के निकाल दोगे। अब मान लो इसी रिएक्शन में मैं बोला फाइंड द रेट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.01 मोलर। ठीक है जी? तो बेटा हमें ये तो पता ही है कि रेट जो होता है वो के इंटू ए होता है कि नहीं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तो यही होता है। इसकी कंसंट्रेशन हमें गिवन है, हमने यहां के निकाला था, पर के 3 थे ना भाई, उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क भी हो सकता था, बहुत हल्का हल्का। तो हम क्या करेंगे, यहां पे पहले के एवरेज निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? के एवरेज निकाल लेंगे। और के एवरेज कैसे निकालेंगे? K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय 3। ये एवरेज के आ जाएगा जो कि इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होगा। बोलो क्लियर? और उस रेट कांस्टेंट को उठा करके हम यहां पे डाल सकते हैं। एनी डाउट्स? ठीक, पर बेटे यहां पे ना एक छोटा सा लोचा आ गया, वो भी क्लियर कर देता हूं कि यहां दिया कंसंट्रेशन और के की वैल्यू किसमें निकल रही है? पार्शियल प्रेशर में। के की वैल्यू किसमें निकल रही है? हम यहां तो प्रेशर यूज कर रहे हैं और यहां पे आपको क्या दी है? कंसंट्रेशन। तो या तो कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट कर दो भाई। कैसे कर दोगे? पता ही है कि P इज इक्वल टू N/V RT। N/V इज कंसंट्रेशन, है ना जी? R की वैल्यू बचपन से जानते हो कि नहीं? अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में हुआ तो R की वैल्यू क्या लोगे? 0.0821। टेम्परेचर रिएक्शन का दिया होगा
उससे आप इसका प्रेशर निकाल सकते हो और प्रेशर निकाल के यहां पुट करना। ठीक, अगर यहां कंसंट्रेशन दी होती तो सीधे के आ जाता भाई। बोलो क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। एक तो पहले प्रूव करना आया कि नहीं, जल्दी बोलो जल्दी। फर्स्ट ऑर्डर कैसे प्रूव करेंगे, फिर इसका के पूछा हो तो एवरेज कैसे निकालेंगे, क्लियर हो गया। फिर अगर रेट पूछा हो तो कैसे करेंगे, समझ में आ गया। फिर अगर हाफ लाइफ पूछा हो, वो तो सिंपल ही है। क्या होता है हाफ लाइफ पीरियड इज के बाय, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है 0.693 बाय के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यही होता है भाई, के आप निकाल चुके हो 0.693 बाय के करके हाफ लाइफ पीरियड। अगर नेचुरल लाइफ पूछी होगी, नेचुरल लाइफ क्या होती है 1 बाय के, है ना। एवरेज लाइफ टाइम या नेचुरल लाइफ क्या होता है 1 बाय के होता है कि नहीं, तो 1 बाय के से वो निकाल लेना। तो ऐसे करके सारा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन इस पे नहीं फंसेगा। अब बोलो बेटे, ये समझ में आ गया गैसियस फेस रिएक्शन? लाउड एंड क्लियर है यार, यस तो बोलते ही नहीं तुम। ओके, उम्मीद करता हूं यहां बैठे हर बच्चे को क्लियर हो गया। तो ये गैसियस फेस रिएक्शन था पुत्र। इसमें हर यहां पे एक्सप्रेशन चेपने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता हर रिएक्शन के लिए अलग एक्सप्रेशन आएगा, हर गैसियस फेस रिएक्शन के लिए अलग आएगा। आपको दे दिया होगा N2O4 is giving us 2NO2 and following first order kinetics, ऐसे लिख दिया। या prove that it is following first order kinetics, तो पहले एक्सप्रेशन बनाओगे। यहां फिर दिया होगा N2O5 is giving us, ठीक, 2NO2 and ऑक्सीजन, ऐसे करके कोई एक्सप्रेशन दे दिया, उसका निकालो पहले एक्सप्रेशन और फिर पुट करो। बोलो क्लियर? अब ये तो गैसियस फेस रिएक्शन में हो गया। अब अगली एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ते हैं, ठीक, केस 2। देखो बेटा केस 2 देखिएगा। कई रिएक्शंस में ऐसा हो सकता है कि पहले हमारे पास सॉलिड हो, रिएक्टेंट सॉलिड हो और सिर्फ एक गैसियस प्रोडक्ट बनता हो। ओनली वन गैसियस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ओनली वन गैसियस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ध्यान से समझना इसको भाई, सिर्फ एक गैसियस प्रोडक्ट बनता है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो बेटा, मान लो H2O2 है, ठीक है जी, एंड H2O2 इज टूटिंग इनटू H2O एंड O2, ठीक, क्लियर। अब इस रिएक्शन में हमारे पास ये जो दे रखा है ये गैसियस है, और ये भी, ये सॉरी ये गैसियस नहीं होता। H2O2 कैसा होगा, मान लो यहां पे दे दिया एक्वस, क्या दे दिया, एक्वस, और ये आपके पास एक्वस या आप बोल सकते हैं लिक्विड, ठीक, और ये गैस है। तो सिर्फ एक ही गैसियस प्रोडक्ट बना ना, सिर्फ एक ही गैसियस प्रोडक्ट बना, ठीक। अब हमें प्रूव करना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इसकी काइनेटिक्स को कैसे चेक करना है। हमें ये तो पता ही था कि एक्सप्रेशन हमारे पास क्या रहेगा, एक्सप्रेशन रहेगा K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T log ऑफ A डिवाइडेड बाय A माइनस X, वेयर व्हाट इज A, वेयर व्हाट इज A, बोलो, initial concentration, and what is X over here, consumed concentration। अब इस रिएक्शन की काइनेटिक्स कैसे पढ़े हमने क्या किया, इस रिएक्शन को थोड़े टाइम तक चलने दिया, से 10 मिनट तक चलने दिया, और जो ऑक्सीजन बन रही थी, जो गैस बन रही थी, उस गैस को कलेक्ट करते रहे, उस गैस को कलेक्ट करते रहे। जो भी गैस, एक ही गैस बन रही है ना भाई, उसको कलेक्ट करते रहे। तो सबसे पहले हमने कुछ टाइम बाद, मान लो 10 मिनट के बाद, ठीक, वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड आफ्टर टाइम टी, वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड आफ्टर टाइम टी से मैंने उसको VT बोल दिया। क्या बोल दिया, VT बोल दिया।
जितनी वॉल्यूम मैंने गैस की कलेक्ट की आफ्टर टाइम टी, उसको क्या मान लिया, वीटी मान लिया। अब ये किसके प्रोपोर्शनल होगी बेटे, देखो जितना H2O2 टूटेगा उतनी ज्यादा क्या बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी। H2O2 कम बनेगा तो ऑक्सीजन कम बनेगी। यानी जितना ये डिसोशिएट होता है, कंज्यूम होता है, उतना ही ऑक्सीजन बनेगा कि नहीं? समझ रहे मेरी बात? जितना ये कंज्यूम होगा उतनी ऑक्सीजन बनेगी कि नहीं? सो ये जो वॉल्यूम कलेक्टेड है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ H2O2 डीकंपोज। बोलो क्लियर और नॉट? अमाउंट ऑफ H2O2 डीकंपोज इसके बराबर होगा कि नहीं? और डीकंपोज यानी यूज्ड, डीकंपोज यानी यूज्ड। और जो यूज्ड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं कि एक्स बोलते हैं? सो दिस इज एक्स। सो कहने का मतलब यहां पे आ गया कि VT इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। VT इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, कि जहां हमें एक्स लिखना है उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, VT लिख सकते हैं। जहां जहां हमें एक्स लिखना है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, VT लिख सकते हैं। पर अब हमें ए देखना था। क्या देखना था? ए। हमने इस रिएक्शन को इनफाइनाइट टाइम तक चलने दिया। इनफाइनाइट टाइम है ना, 2 घंटे, 4 घंटे, 15 घंटे, 2 दिन। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, इनफाइनाइट टाइम पे तो मान लिया रिएक्शन कंप्लीट हो गया, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अभी भी इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। सो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ गैस collected after infinite time, वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड आफ्टर इनफाइनाइट टाइम से उसको मैंने V इंफिनिटी बोल दिया। क्या बोल दिया? V इंफिनिटी। अब वो किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटे? शुरू में H2O2 ज्यादा लो तो एंड में ऑक्सीजन ज्यादा पाओ। शुरू में H2O2 में कंजूसी बरतो, एंड में ऑक्सीजन कम मिलेगी भाई। यानी जितना अमाउंट आप इसको डालोगे उतना ही तो ऑक्सीजन एंड में मिलेगी। सो दैट मींस जो एंड में ऑक्सीजन मिली है हमें, इनफाइनाइट टाइम एलिमेंट, जो एंड में हमें ऑक्सीजन मिली है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल अमाउंट ऑफ H2O2। एंड बेटा इनिशियल अमाउंट को क्या लिखा जाता है? A। सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू A, है ना? तो यहां से क्लियर हो गया कि V इंफिनिटी इज प्रोपोर्शनल टू A। तो जहां जहां A लिखना होगा वहां V इंफिनिटी लिख देंगे, और जहां जहां X लिखना होगा वहां VT लिख देंगे। नो पुटिंग दिस इन हियर, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ, बेटा ए की जगह क्या लिखेंगे अपन? V इंफिनिटी। ठीक, नीचे भी A माइनस एक्स, यानी V इंफिनिटी माइनस VT। तो ये एक्सप्रेशन बन गया ऐसे सब रिएक्शंस का जिसमें शुरुआत में कोई गैस नहीं थी और सिर्फ एक ही गैसियस प्रोडक्ट बन रहा था। ऐसे सब रिएक्शंस का ये एक्सप्रेशन बन गया। अब वॉल्यूम तो गैस की कलेक्ट कर ही सकते थे ना बच्चा लोग, है ना? हम कंसेंट्रेशंस नहीं देख पा रहे थे पर वॉल्यूम ऑफ गैस तो कलेक्ट कर सकते थे। तो इससे एक्सपेरिमेंटली हमने इसको देख लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे आ गया? हमें फिर से यहां पे टाइम दे दिया और यहां पे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दे दिया, मान लो। ठीक है, शुरुआत में टाइम 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, इन्फिनिटी। ठीक, यहां पे दे दिया से 10 मिलीलीटर, यहां दे दिया से 20 मिलीलीटर, से यहां दे दिया 30 मिलीलीटर, और से यहां दे दिया 100 मिलीलीटर। ठीक है जी, अब ध्यान दे दो। अब V इंफिनिटी तो ये हमेशा ही रहेगी, ये V इंफिनिटी रहेगी कि नहीं रहेगी? दिस विल ऑलवेज बी V इंफिनिटी। अगर आपने टाइम 10 पुट किया
तो ये VT आएगा, टाइम 10 पे ये VT आएगा। अगर आपने टाइम 20 पुट किया तो ये VT होगा, अगर टाइम आपने 30 पुट किया तो ये VT होगा। बोलो क्लियर? तो V इंफिनिटी यहां पुट करना, VT पुट करना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली टाइम पुट करना, K निकालना है ना भाई। वैसे 3 बार K, अगर K की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम, तो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और उस K की एवरेज कर ली तो वो K आ गया, ठीक। और फिर इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? रेट के लिए, हाफ लाइफ पीरियड के लिए K को कहीं पे भी यूज करो, फिर तो जिंदगी बन गई हमारी। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो ऐसी काइनेटिक्स जहां पर सिर्फ एक ही गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है और शुरुआत में सब सॉलिड है और बाकी प्रोडक्ट भी सॉलिड है, सिर्फ एक ही गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है, उसका एक्सप्रेशन हमेशा ये बनता है। और इस तरह का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिखेगा। बोलो क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? अब देखना एनसीईआरटी घर जाके, तो आप पाओगे ऐसे टेबल बना हुआ 0 T 10 है ना। तो पहले एक्सप्रेशन बनाना होगा, देखना होगा कौन सी काइनेटिक्स है, कौन सी चीज चल रही है, उसके हिसाब से एक्सप्रेशन बना के फिर उसको पुटेंगे। देखो गैसियस फेस का तो अलग अलग आया था ना, पर अगर एक ही गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है हमेशा यही रहेगा। तो अगर ये ध्यान में है तो दोबारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब ये हो गया हमारे पास जब ओनली एक गैसियस प्रोडक्ट बना। अब केस 3 की बात करते हैं, ठीक। केस 3, केस 3, केस 3 क्या है? जब किसी रिएक्शन में कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता हो, when reactant is an oxidizing agent or reducing agent, जब हमारे पास क्या हो कि रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट हो। जैसे जो पिछला रिएक्शन हमने किया बेटे, ठीक है, ये था ना H2O2 is giving us water and oxygen, है ना। इसमें H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और एक माइल्ड सा रिड्यूसिंग एजेंट भी है ना बेटा। तो उसमें पिछली वाली काइनेटिक्स भी यूज हो सकती थी, और क्योंकि इसमें रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट भी है, तो इसमें ये वाली काइनेटिक्स भी यूज हो सकती है। समझ में आई मेरी बात? तो कभी रिएक्शन में कोई ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्टेंट हो, उसमें भी हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटे? हम रिडॉक्स टाइट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? रिडॉक्स टाइट्रेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करवाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करवाएंगे। क्लियर? जैसे इस केस में मैंने मान लिया कि मैंने इसको KMnO4 के साथ रिएक्ट करवा दिया। किसके साथ? KMnO4 का। KMnO4 विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2O2 विल बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। अरे जरूरी नहीं KMnO4, मैंने करवा दिया, मेरी मर्जी है, ठीक। तुम कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट दिया हो पेपर में, वो देख लेना ना, ठीक। अब शुरुआत में इस रिएक्शन में क्या करेंगे, हमें देखना क्या क्या है, मतलब हमारे थॉट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि हमें देखना क्या क्या है, क्या निकालना होता है। या तो A और या तो X, यही दो चीजें निकालनी होती है, या A या फिर X। क्योंकि एक्सप्रेशन क्या होता है? 2.303 अपॉन T log ऑफ A डिवाइडेड बाय A माइनस X, यही निकालना होता है भाई, कोई और चीज तो नहीं। अब देखो प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, जब भी कोई ऐसा रिएक्शन आ जाए जिसमें ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्टेंट है, आपने रिएक्शन मिक्सचर डालते ही शुरुआत में से उससे सैंपल निकाला और उसको किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट से ट्रीट कर दिया, उसकी टाइट्रेशन कर दी। समझ में आ गई बात? मान लो मैंने यहां पे KMnO4 यूज किया था,
तो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 used initially, the volume of KMnO4 used initially से इसको अपन ने V0 बोल दिया। क्या बोल दिया? V0। इनिशियली, शुरुआत में जो वॉल्यूम। अब शुरुआत में हमारे पास क्या था? सिर्फ H2O2, और तो कुछ नहीं था नीश भैया। शुरुआत में तो H2O2 था ना। So this volume will be used for H2O2 only. So that is proportional to initial amount of H2O2, isn't it? जितना ज्यादा होगा उतना तो KMnO4 ज्यादा यूज होगा, जितना कम होगा उतना KMnO4 कम यूज होगा भाई, है ना। और इनिशियल अमाउंट को क्या लिखते हो भाई? क्या लिखते हो? A लिखते हो कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया कि V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। पहली कहानी हो गई। अब हमने रिएक्शन को थोड़ा सा चलने दिया, से 10 मिनट चल गया। नौ उसके बाद 10-15 मिनट चलने के बाद हमने फिर रिएक्शन मिक्सचर से सैंपल को बाहर निकाला और फिर टाइट्रेट कर दिया विद KMnO4। तो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 used after time t, उसको क्या बोलेंगे भाई? VT से मैंने उसको VT बोल दिया। ठीक, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा भाई? जितना H2O2 बचा होगा, क्योंकि KMnO4 ने रिएक्ट कोई ऑक्सीजन से थोड़ी करना है, वाटर से थोड़ी करना है, किससे करना है? H2O2 से। जितना बचा होगा उतना ही रिएक्ट करेगा कि नहीं? So volume of KMnO4 used after time t, that is VT, is directly proportional to amount of H2O2 left। कितना बचा, है ना। और लेफ्ट क्या होता है भाई? लेफ्ट, शाबाश, लेफ्ट क्या होता है? A माइनस एक्स, है ना। ये x नहीं होगा, क्या होगा? A माइनस एक्स, है ना जी। तो काके ये समझ में आ गया कि VT इज प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स। तो बच्चा लोग, हमें A की प्रोपोर्शनलिटी भी मिल गई और हमें A माइनस एक्स की प्रोपोर्शनलिटी भी मिल गई। तो K विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ, ऊपर क्या लिखेंगे? V0, नीचे क्या लिखेंगे? VT। कहानी खत्म। अब क्वेश्चन वैसे ही है ना, 0 टाइम पे वॉल्यूम दे दिया KMnO4 का, 10 मिनट्स पे दे दिया, 20 मिनट्स पे दे दिया, 30 मिनट्स पे दे दिया, है ना। आप उस तरह से 0 वाला V0 हो गया। अगर 10 सेकंड टाइम लेते हो तो 10 वाला VT हो गया, 20 लेते हो तो 20 वाला VT पुट कर देना, ठीक। 30 लेते हो 30 वाला VT पुट करना और K निकालते चले जाना। बोलो, समझ में आती कि पिछली भी चले जाती है भाई? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ भयंकर सी चीज खा के आए हैं आज? जागो मोहन प्यारे, हेलो, कितनी उंगलियां हैं? 5 लड्डू, 4 उंगलियां, 1 अंगूठा है। तभी बोलो उठ जाओ अब, है ना। तो थोड़ा यार, पता क्या, दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। एनर्जी ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इजंट इट? मरी हुई एनर्जी दोगे तो मरा हुआ देखोगे आगे भी, है ना। फौजियों वाली एनर्जी दोगे तो फौजियों वाली एनर्जी आगे से भी आएगी। कितनी देर तक मैं चीखता रहूंगा? जितना तुम सुस्त रहोगे उतना मेरे को ज्यादा चीखना पड़ेगा, है ना। जितना तुम मस्त रहोगे उतना मैं मस्त होके बढ़ाऊंगा। सो बेटे जी, क्लियर हो गया ये वाला पार्ट भी? यस सर, ओके। अब हम केस नंबर 4 देखते हैं। जितना मेरे को मतलब यू कैन से बाकी क्लासेस में मैं करवा पाता हूं, यहां मैं ज्यादा करवा देता हूं उससे, ठीक, ज्यादा करवा पाता हूं।
क्योंकि सोए रहते सारे। ठीक, अब हम केस 4 लेते हैं। केस 4, अभी पहला केस हमने पढ़ा था गैसियस फेस रिएक्शन, क्लियर। दूसरा पढ़ा था ओनली वन गैसियस प्रोडक्ट इज फॉर्म। तीसरा पढ़ा था जिसमें रिएक्टेंट इज एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक बहुत ही स्पेशल केस पढ़ा रहा हूं, वेरी वेरी स्पेशल केस, वेरी, बहुत सारा वेरी, उसके बाद 2 4 वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे। ये है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अभी पेन छोड़ दो, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। देखो बेटे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर दो तरह का होता है, या तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस या फिर बेसिक हाइड्रोलिसिस। एस्टर क्या होता है? RCOOR-, यही बोलते हैं एस्टर। अगर हाइड्रोलिसिस करूंगा वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, बेटा एस्टर की हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। करना सिखाया था ना भाई, 1 मिनट चैप्टर याद आया कुछ? यहां से तोड़ो उसको तो, है ना। तो हमारे पास क्या होगा? RCOOH R-OH, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। बेटा एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो होता है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी अगर देखें, इसकी अगर मॉलिक्यूलरिटी देखें तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? एक ये है, एक ये है। मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 2। लेकिन जब हम देखते हैं वाटर, वाटर कभी भी रिएक्टेंट होता है तो उस पर रेट डिपेंड कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वाटर अगर रिएक्टेंट है तो हम हमेशा लार्ज एक्सेस में डालेंगे, फ्री का मिलता है ना, है ना। हम हमेशा क्या करते हैं? लार्ज एक्सेस में डाल देते हैं, और जो चीज लार्ज एक्सेस में डाल दी उसके ऊपर रेट कभी डिपेंड करेगा ही नहीं, क्योंकि लार्ज एक्सेस का यूज ही बहुत कम होगा, है ना। मान लो एक अनीश बाबू, ठीक है जी, और दूसरे हमारे विष्णु बाबू, है ना, दोनों ने जाकर के एक सेंटर फ्रेश खरीदनी है। क्या खरीदनी है? सेंटर फ्रेश खरीदनी है दोनों ने, एक एक सेंटर फ्रेश। अनीश के जेब में 10 लाख रुपए थे, ठीक, और विष्णु के जेब में 1 रुपया था। अब दोनों ने सेंटर फ्रेश खरीदी, तो विष्णु का तो 1 रुपया खत्म हो गया, है ना भाई, उसको तो इफेक्ट होगा ना। अब मेरे को एक बात बताओ, अनीश के पास कितने पैसे बचे आफ्टर 1 रुपया खर्च करने के बाद? क्या हम ऐसे बोलेंगे 9,99,999? अरे बोलेंगे 10 लाख ही बचा यार, है ना। 10 लाख में 1 रुपया इज नेग्लिजिबल ना। उसी तरह जब हम एक चीज लार्ज एक्सेस में डाल देते हैं ना बेटा, ठीक, उसका जो कंजम्पशन होता है वो इतना कम होता है कि उसका कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, तो उसके ऊपर रेट डिपेंड करती नहीं है। समझ में आई मेरी बात? इसलिए बेटे यहां पे जब हम ऑर्डर देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं, वो ऑर्डर 1 होता है। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो होता है ना, ये स्यूडो यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन या स्यूडो यूनी ऑर्डर रिएक्शन होता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? पर बेटा अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस होता, बेसिक हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होगा? RCOOR- plus NaOH in the presence of acid, in the presence of, rather अभी तो बेस है ना, ठीक, तो बेस डाला हमने एक्वस कंडीशंस में, हमारे पास बनेगा RCOONA और R-OH। अब इस केस में अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस में मैं मॉलिक्यूलरिटी देखता हूं, मॉलिक्यूलरिटी बोलो कितनी आएगी? बोलो फटाफट, मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी? ऑब्वियसली दो रिएक्टेंट है ना। अब NaOH पैसों का आता है ना भाई, लार्ज एक्सेस पे खर्च नहीं करेंगे ना भाई, एंड मोर ओवर इट इज यूज्ड एज अ रिएक्टेंट। देखो इसका प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका ऑर्डर भी 2 ही होता है।
ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पेपर्स में आ चुका है कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर क्या होता है 1 और बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का ऑर्डर क्या होता है 2। मॉलिक्युलरिटी दोनों की 2 है। बोलो क्लियर? क्यों? क्योंकि बेस इज यूज्ड एज अ रिएक्टेंट, इट इज नॉट इन एक्सेस, इट इज यूज्ड एज रिएक्टेंट। और वाटर इफ इट इज अ रिएक्टेंट तो उस पर रेट डिपेंड करता है नहीं, हम हमेशा लार्ज एक्सेस में डाल के चलते हैं। समझ में आई कि पिछली भी चली गई? अब बेटे जी बात ऐसी है, हमारी कहानी यहां पे बेसिक हाइड्रोलिसिस को लेके है नहीं, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हमारे सिलेबस में है नहीं। ठीक, हमें इसको करना नहीं, तो हमने इसको मिटा दिया। हमारी कहानी जो है वो है बेटे फर्स्ट ऑर्डर से। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें, पेन ड्रॉप, बिल्कुल कुछ नहीं लिखेंगे जब तक मैं नहीं कहूंगा। देखो बेटा, सबसे पहली बात क्या है, हमें यहां पे ये देखना है, ठीक, एस्टर की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी थी, यही सब कुछ करना है ना भाई। लेकिन जब फाइनल कंसंट्रेशन बनी, यानी रिएक्शन जब हुआ, तो उस रिएक्शन मिक्सचर में ये भी है, उसमें ये भी है, उसमें ये भी होगा, उसमें ये भी होगा, उसमें ये भी होगा। कैसे बताओगे कि फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर कितनी है? नहीं बता पाओगे ना। तो हमने इसमें एक चाल चली, हमने कहा कि इस रिएक्शन में ना एक एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है? एसिड बन रहा है। ठीक, एसिड बन रहा है, तो अगर मैं एसिड को टाइट्रेट करूं बेस से, तो मैं ये जान सकता हूं कितना एसिड बना, और जितना एसिड बना उतना ही हमारा एस्टर क्या हुआ होगा, हाइड्रोलाइज। क्योंकि जितना एस्टर हाइड्रोलाइज होगा उतना ही तो एसिड बनेगा, है ना। एसिड को हम जज कर सकते थे बाय टाइट्रेशन अगेंस्ट बेस। क्यों जी? बेस डाल सकते थे, बेस डाल के टाइट्रेट कर सकते थे, और टाइट्रेट करके क्या बना सकते थे, एसिड। क्लियर था ना भाई ये? ठीक, पर इसमें ना एक दिक्कत आ गई यार। दिक्कत क्या आ गई? एसिड तो बेटा कैटलिस्ट भी था, तो जो बेस हम यूज करेंगे वो इसके लिए भी यूज होगा और वो इसके लिए भी यूज होगा, है ना भाई। अब हमें तो सिर्फ इसके लिए चाहिए ना भाई, है ना। ये तो एसिड की हाइड्रोलिसिस में कोई पार्टिसिपेशन नहीं दे रहा है ना भाई। एसिड तो सिर्फ कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट जो है रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, पर उसके ऊपर रेट डिपेंड कर ही नहीं सकती है भाई। के उससे थोड़ी निकालेंगे, के तो रिएक्टेंट के ऊपर से निकालेंगे भाई। समझ रहे मेरी बात? तो ये प्रॉब्लम कैसे दूर करें? तो हमने ना कैटलिस्ट की डेफिनेशन को ध्यान से दिमाग में लाया। तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या थी? कहते कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर करता है विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज, यानी उसका अमाउंट थ्रू आउट द रिएक्शन सेम रहता है, उसका अमाउंट थ्रू आउट द रिएक्शन सेम रहता है। तो जितना एसिड शुरू में डाला होगा, हमें लास्ट में उतना ही एसिड मिलना चाहिए एज अ कैटलिस्ट। क्लियर? उसका अमाउंट चेंज नहीं होना चाहिए। एंड हियर वी गॉट इट। अब हमने क्या किया, हमने जैसे ही रिएक्शन मिक्सचर को डाला, जैसे ही वेसल के अंदर ये डाला, ये डाला, ये डाला, फटाफट से इसको बाहर निकाल के बेस के साथ टाइट्रेट कर दिया। उस समय ये नहीं बना था, तो जितना बेस टाइट्रेट हुआ किसके अगेंस्ट हुआ? कैटलिस्ट के अगेंस्ट हुआ ना भाई, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या था, कैटलिस्ट भैया मौजूद थे, बाकी कोई नहीं था। समझ रहे मेरी बात? हेलो? यस सर। तो क्या हो गया कि हमने यहां पे देखा वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड इनिशियली, बिल्कुल शुरुआत में जो वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज हुआ उसको अपन ने V0 बोल दिया। क्या बोल दिया? V0। दिस इज द अमाउंट, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटालिस्ट। बोलो क्लियर जी? क्योंकि अभी तो शुरुआत में हमारा एसिड बना ही नहीं, तो जितना हमने NaOH को रिएक्ट करवाया वो किसके लिए करवाया था? कैटलिस्ट के लिए।
अब आगे जब भी कोई अमाउंट यूज होगा, कैटलिस्ट तो उतना ही रहना है, उसके लिए तो बेस उतना ही यूज होना है। ये वाला अमाउंट उसमें से क्या करते रहेंगे, सबट्रैक्ट। तो सिर्फ इसके लिए निकलता रहेगा कि नहीं? समझ में आ गई बात? अब हमने इस रिएक्शन को थोड़ी देर चलने दिया, 2 4 5 10 15 मिनट चलने दिया, और बोला कि वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी से इसको VT बोला। अब ये VT जो है किसके प्रोपोर्शनल है भाई? जब रिएक्शन चला तो हमारे पास ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों चीजें होंगी कि नहीं? सो ये जो NaOH यूज होगा इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ RCOOH formed plus amount of acid as catalyst। क्यों भाई, सही बोल रहा हूं कि नहीं? है ना? पर मेरे को क्या चाहिए? मेरे को तो ये चाहिए भाई, सिर्फ अमाउंट ऑफ RCOH, है ना? क्योंकि जितना ये बनेगा इसका मतलब उतना ही हाइड्रोलाइज होगा, है ना जी? तो मेरे को सिर्फ ये चाहिए था। तो मैंने क्या किया, अमाउंट ऑफ RCOOH formed, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल वॉल्यूम में से कैटलिस्ट वाली वॉल्यूम क्या कर दो, माइनस कर दो। क्यों जी, सही बोल रहा हूं कि नहीं? सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू VT माइनस V0। बोलो समझ में आता है कि नहीं आता है? यस सर। ठीक, तो VT माइनस V0। अब ये अमाउंट ऑफ RCOH जो है VT माइनस V0 के प्रोपोर्शनल है। अब RCOH जितना बना मतलब उतना ही हाइड्रोलाइज हुआ। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एस्टर गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड। क्यों जी? अमाउंट ऑफ एस्टर गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड एंड पुत्र अमाउंट ऑफ गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड यानी कंज्यूम्ड, है ना? हाइड्रोलाइज मतलब कंज्यूम होना ना। और कंज्यूम को क्या लिखते हो तुम? एक्स लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो ये एक्स हो गया। इसका मतलब एक्स इज प्रोपोर्शनल टू VT माइनस V0। हमें एक्स मिल गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अब हमें क्या चाहिए? ए चाहिए। क्या चाहिए? ए चाहिए। अब इस रिएक्शन को चलने दो, मस्त रहो, ठीक, 1 1.5 दिन पड़े रहने दो, हाँ जी, इनफाइनाइट टाइम तक चलने दो। और देख लो इनफाइनाइट टाइम तक मान लिया रिएक्शन कंज्यूम हो गया। याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स इन इनफाइनाइट टाइम, याद है? यानी पूरा कंप्लीट तो कभी होएगा ही नहीं ना। पर हम ये मान के चलते भी 99.9% कंप्लीट हो गया, हमारे लिए रिएक्शन खत्म है, ऐसी की तैसी, सारी जिंदगी थोड़ी बैठे रहेंगे। तो बेटे अभी क्या हो गया, अब हमने क्या किया कि वॉल्यूम ऑफ NaOH used after infinite time, प्यारे बच्चों इसको अपन लोग V इंफिनिटी बोल दिए। क्या बोल दिए? V इंफिनिटी। ठीक है जी। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? रिएक्शन पूरा चला गया तो ये होगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ RCOOH formed प्लस एसिड एज कैटलिस्ट। क्यों जी? लास्ट में सारा ये बन गया, कैटलिस्ट तो वही रहा। तो V इंफिनिटी दो चीजों को लेकर के यूज हुआ, जितना मैक्सिमम RCOH बना और जितना कैटलिस्ट था। पर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ RCOOH formed। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों
फटाफट से बताओ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ RCOH फॉर्म्ड कैसे निकालूं, किसकी प्रोपोर्शनलिटी से निकालूं? V इंफिनिटी में से किसके लिए माइनस कर दूं? कैटलिस्ट वाला अमाउंट V नॉट माइनस कर दूं, है ना जी? निकल गया। अब ये जो RCOH बना, ये किस पे डिपेंड करेगा? या शुरुआत में जितना ज्यादा डाल दोगे एंड में उतना ज्यादा बन जाएगा, शुरुआत में कम डालोगे एंड में कम मिलेगा, है ना? कर्मा ऑलवेज कम बैक, है ना भाई? तो भैया शुरुआत में कंजूसी तो एंड में भी कंजूसी। क्लियर? इसलिए दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एस्टर टेकन इनिशियली। एंड मेरे प्यारे बच्चों, इनिशियली जो एस्टर का अमाउंट है उसको क्या लिखेंगे अपन? ए। तो हमें ए की प्रोपोर्शनलिटी भी मिल गई, एक्स की प्रोपोर्शनलिटी भी मिल गई, हाँ जी? तो बनाओ एक्सप्रेशन, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ, ऊपर क्या लिखूं भाई? ऊपर ए लिखना है ना, ए की जगह क्या लिखूं? v इंफिनिटी माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। ए की वैल्यू v इंफिनिटी माइनस v नॉट और x की वैल्यू vt माइनस v नॉट। ठीक है जी? v नॉट कैंसल और माइनस यहां पर, और यहां क्या रह गया? प्लस। v नॉट कैंसल हो गया कि नहीं? ये v नॉट माइनस का, ये वाला v नॉट कैसा हो जाएगा? प्लस का। समझ में आई? सो दिस इंप्लाइज दैट कि हमारे पास वैल्यू आ गई 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ, ऊपर क्या आएगा? v इंफिनिटी माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? v इंफिनिटी माइनस vt। तो प्यारे प्यारे बच्चों, एक्सप्रेशन बन गया। जल्दी बोलना, एक्सप्रेशन बन गया। और अगर एक्सप्रेशन बन गया, अब क्वेश्चन कैसे होगा बेटा? आपको 0 टाइम पीरियड पे भी दिया होगा वॉल्यूम NaOH का, ठीक? 10 सेकंड पे भी, 20 सेकंड पे भी, 30 सेकंड पे भी, इन्फिनिटी पे भी, क्योंकि यहां पे v इंफिनिटी भी चाहिए, v नॉट इनिशियली, v इंफिनिटी इनफाइनाइट टाइम का, और vt जो टाइम पीरियड यूज कर रहे हो। अगर 10 सेकंड यूज करोगे तो 10 सेकंड वाला वॉल्यूम पुट करना vt में, 20 सेकंड यूज करोगे, ठीक, तो 20 सेकंड वाला वॉल्यूम फिट करना, और उससे करके क्या निकाल देना? के। 2-3 के निकाल दोगे, सेम आएंगे तो पता चल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। उसका एवरेज निकाल दोगे कि एवरेज आ जाएगा, आएगा कि नहीं? और फिर उससे हम रेट निकाल सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। तो एस्टर की कंसंट्रेशन दी गई होगी, बोलेंगे रेट निकालो, तो पहले के निकालो, और के निकालने के बाद फिर उसको पुटो और फिर रेट निकालो। बोलो क्लियर? यस सर। बात सभी को समझ में आती है कि नहीं आती है? तो बेटे इसके ऊपर क्वेश्चन भी समझ में आता है? यस सर। लिखा हुआ पढ़ लेंगे ना कि ये वी नॉट दिया है, ये 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, इनफाइनाइट टाइम के बाद। तो वी नॉट दिया हुआ है, वी इंफिनिटी दिया हुआ है, बीच में सारे क्या है? वीटी है। जो टाइम पीरियड लोगे उसका वीटी पुट कर देना भाई। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर मुश्किल लगा क्या? सिर्फ एक कंसेप्ट हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि कैटलिस्ट का अमाउंट सारी रिएक्शन में कांस्टेंट रहता है, इसलिए जो भी वॉल्यूम हमने बेस का यूज किया, कैटलिस्ट का उसमें से माइनस करते चले जाएंगे, बस दैट्स ऑल। हमारा कार्यक्रम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। बोलो प्यारे प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे कभी तो मुंह खोल लिया करो, यस और नो। दिलजोत समझ में आ रहा है भाई? ये तुम्हारी क्लास का बच्चा नहीं है। दिलजोत, सान्या, ओके।
अब केस कौन सा पढ़ा अपन ने? फोर्थ। ठीक, एक लास्ट केस करवाता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट वन। ठीक, केस फिफ्थ। नोट करना जी, करो जनाब। इस बोर्ड की तो अच्छाई ये है, मिटता ही कभी नहीं इससे, है ना। चलो चलो, लास्ट करना है, बड़ी जोर से आ रहा है मेरे को, करवा के छोड़ना मैंने वो। चलो भाई, नो लास्ट जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। बेटा ये शब्द पहले कभी सुने हैं? सुने ही होंगे। एक चैप्टर होता था हमारी जिंदगी में, बायोमोलिक्यूल, है ना, उसमें सर ने कभी करवाया था सुक्रोस, और सुक्रोस की करवाई थी हाइड्रोलिसिस, उससे बनाया था ग्लूकोज और फ्रक्टोस। याद आया कुछ? तो ऐसा बोला था कि जो हमारे पास C12H22O11 होता है, ठीक, इसको टेबल शुगर या सुक्रोस बोलते हैं, चीनी, ठीक, और इसमें हमने डालना था पानी, ठीक, पानी डाल के इसका क्या बन जाना था भाई? C6H12O6, है ना जी, जिसको हम प्यार से गुकुलोस बोलते थे, यानी ग्लूकोस। और ऐसे ही बनता था C6H12O6। क्या ये फिर से ग्लूकोज है? ये फ्रक्टोस है, ठीक। और सर ने हमें शायद ये भी बता दिया था, शायद क्या पक्का ही, कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। अब इस समय तुम मेरे से पूछोगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, बहुत मारूंगा, ठीक। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्पेलिंग गलत हो गई यार, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, यानी ये स्मॉल डी फॉर्म होती है, जिसको हम प्लस भी बोलते हैं। ग्लूकोज जो होता है ये भी डी फॉर्म होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। और फ्रक्टोज जो होता है वो एल फॉर्म होती है, लीवो रोटेटरी होती है, ये लाइट को लेफ्ट साइड को रोटेट करती है। पर ग्लूकोज की ऑप्टिकल मूवमेंट प्लस 52.4 डिग्री होती है, यानी लाइट को रोटेट करती है कितना? 52.4 डिग्री के करीब, जबकि फ्रक्टोज की ऑप्टिकल मूवमेंट माइनस 99.6 डिग्री के करीब होती है। बनते दोनों 1 मोल है। तो क्योंकि लेफ्ट वाली रोटेशन ज्यादा है और राइट वाली रोटेशन कम है, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है सारा का सारा, ये लीवो रोटेटरी हो जाता है। क्योंकि लीवो रोटेटरी वाली रोटेशन ज्यादा है, तो प्रोडक्ट लीवो रोटेटरी हो जाता है, रोटेटरी हो जाता है। और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते थे? इन्वर्जन। क्या बोलते थे? इन्वर्जन। की ऑप्टिकल इन्वर्जन हो गई, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हो गई, ठीक है जी। अब इसका काइनेटिक्स देखना है, उसके लिए हमें सुक्रोज का इनिशियल अमाउंट चाहिए था और बीच वाला अमाउंट चाहिए था। अब भैया फाइनल कैसे निकालें? फाइनल में तो ग्लूकोज भी होगा, फ्रक्टोज भी होगा, तो इसके लिए हम इसी ऑप्टिकल मूवमेंट की मदद लेंगे। ध्यान से देखना, बहुत इजी है, पेन छोड़ दो। एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन हमने चेक कर लिया इनिशियली, बिल्कुल शुरुआत में, इनिशियली से वो R0 था। वो क्या था? R0 था, इनिशियली हमने देख लिया, ठीक है जी। उसका रिएक्शन को थोड़ा चलने दिया। फिर एंगल ऑफ रोटेशन, किसकी रोटेशन? लाइट की रोटेशन है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की रोटेशन है ना, ठीक। आफ्टर टाइम टी,
आफ्टर टाइम टी से उसको आर नॉट लिख दिया, आर टी लिख दिया, है ना, एंगल ऑफ रोटेशन चेक कर लिया, आफ्टर 10 मिनट्स आर टी ले लिया और फिर रिएक्शन को चलने दिया। ठीक, एंगल ऑफ रोटेशन आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम, ठीक है जी, इसको हमने आर इन्फिनिटी बोल दिया। क्या बोल दिया? आर इन्फिनिटी। तीन जगह पे चेक कर दिया, इनिशियली, आफ्टर सम टाइम और इनफाइनाइट टाइम पे। अब देखो बेटे, अगर मेरे को चेंज ऑफ एंगल पता चल जाए कि एंगल इतने से इतना चेंज हो गया, उससे मेरे को ये पता चल जाएगा कितनी सुक्रोज क्या हो गई, हाइड्रोलाइज हो गई। ज्यादा हाइड्रोलाइज हो चुकी होगी तो ज्यादा एंगल चेंज हो जाएगा, कम हाइड्रोलाइज होगी कम एंगल चेंज होगा, है ना भाई? समझ रहे मेरी बात? एंगल के चेंज से पता चल जाएगा भाई। ठीक, पर एंगल का चेंज हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल देखते हैं। जनरली हम किसी भी चीज का चेंज कैसे देखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। पर एंगल का चेंज कैसे देखते हैं? इनिशियल माइनस फाइनल। मैं आपके पास 180 डिग्री के एंगल पे खड़ा हूं, अब मैं यूं खड़ा हो गया तो एंगल का चेंज कैसे देखोगे? इस एंगल से माइनस करोगे 180 या 180 से इनिशियल से फाइनल करेंगे ना। तो एंगल की रोटेशन हमेशा इनिशियल से फाइनल चेक होती है। क्या होती है? इनिशियल से फाइनल। क्लियर? इनिशियल माइनस फाइनल, दैट इज चेंज इन एंगल। तो देखो बेटे, हमने यहां पे क्या किया? सबसे पहले हमने क्या, चेंज ऑफ एंगल आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी से चेंज इन एंगल आफ्टर टाइम टी, वो होगा क्या बेटे? इनिशियल एंगल था आर नॉट, माइनस क्या होगा? आर टी। यही चेंज होगा ना। मैंने कहा एंगल का चेंज हमेशा इनिशियल से फाइनल। इनिशियल था आर नॉट, फाइनल था आर टी। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटे? एंगल का जितना चेंज हुआ उतना सुक्रोज हाइड्रोलाइज हो गई, कम चेंज हुआ कम हाइड्रोलाइज हो गई। यानी दिस इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज हाइड्रोलाइज्ड, है ना जी। और हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है? कंज्यूम्ड। हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है? कंज्यूम्ड। और कंज्यूम्ड क्या होता है? एक्स। सो इज दिस प्रोपोर्शनल टू एक्स? सो इसका मतलब ये हो गया कि x इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट माइनस आर टी। क्लियर जी? समझ में आ जाता है। और ऐसे ही दूसरी बात देखी, चेंज इन एंगल आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम। बेटा चेंज इन एंगल इनफाइनाइट टाइम को क्या लिखेंगे? इनिशियल एंगल आर नॉट, फाइनली आर इन्फिनिटी। हाँ जी। अब ये किसके प्रोपोर्शनल होगा यार? शुरुआत में ज्यादा शुगर ले लो, एंगल की रोटेशन ज्यादा हो जाएगी यार। शुरुआत में कम शुगर लो, कम इन्वर्जन होगी। शुरुआत में ज्यादा लोगे ज्यादा इन्वर्जन, कम लोगे कम इन्वर्जन। सिंपल। सो मतलब दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू इनिशियल अमाउंट ऑफ सुक्रोज, है ना जी। और इनिशियल अमाउंट ऑफ सुक्रोज को क्या लिखोगे? ए। तो एक बात और समझ में आ गई कि ए इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी। बोलो बेटे, पुट कर सकते हो। Therefore k is equal to 2.303 अपॉन टी log of, ए की जगह क्या पुट करोगे? आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी माइनस एक्स की जगह आर नॉट माइनस आर टी। ये आर नॉट प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया भाई? k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ, ऊपर क्या रहेगा?
R0 माइनस R इन्फिनिटी, नीचे क्या रहेगा R0 कैंसल, ये प्लस वाला आगे लिख देते हैं RT माइनस R इन्फिनिटी। लो प्यारे प्यारे बच्चों, एक्सप्रेशन तैयार। और क्वेश्चन में क्या दिया होगा बेटा, इनिशियल एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन आफ्टर 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, पुट करके के निकाल लोगे, क्वेश्चन कर लोगे। तो बेटा आपको कितने केसेस सर ने करवाए आज? 5 केसेस। अब तुम काइनेटिक्स के इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन पे दुनिया जहान के क्वेश्चन कर सकते हो, अब कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक, वो जो थे कि 25% कंज्यूम हो गया तो 50% के लिए कितना टाइम लगेगा, 30% कंज्यूम हो गया 40% के लिए कितना टाइम लगेगा, वो करवा दिए थे। या फिर 50% कंज्यूम होने के लिए फर्स्ट हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, सेकंड हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, हाफ लाइफ से के कैसे निकालते हैं, नेचुरल लाइफ कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन चेंज मतलब 87% कंप्लीट होने के लिए कैसे लगता है, 90% कंप्लीट होने के लिए कैसे होता है, सारा करवा दिया था आपको। और ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, अब तुम कोई मर्जी क्वेश्चन कर सकते हो। एनसीईआरटी के पीछे वाला आपको न्यूक्लियर रिएक्शन के क्वेश्चन करवा दिए थे मैंने, एन लैम्डा इज इक्वल टू, वो किया था ना हमने कि dn इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, है ना भाई, dn बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, करवाया था पिछली बार। तो डी के कॉन्स्टेंट वॉन्स्टेंट सारा क्लियर किया था। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इजीली क्लियर हुई होगी। ठीक, लेक्चर शाम तक अपलोड हो ही जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो दोबारा देख सकते हो। थैंक्स लॉट ऑफ टुडे, मिलते हैं अगली क्लास कल 9 बजे रात को, 9:30 बजे, 9:30 ना, कल 9:30 शाम को। थैंक यू सर। थैंक यू।